उर्वशी बहू, सुबह के 6 बज गए हैं। तुम्हारा बिस्तर छोड़ने का टाइम नहीं हुआ क्या? अब तो हम ये शहर की लड़कियों और उनके तौर तरीकों से एकदम परेशान हो गए। अब बताओ, सूरज कब का निकल गया, मुर्गे को बांग दिए 2 घंटे बीत गए, और ये बहू रानी अभी तक बिस्तर पर टांग पसारे सो रही है। कोई कायदा कानून ही नहीं होता है क्या शहर के लोगों का? सास जाकर बहू बेटे के कमरे का दरवाज़ा खटखटाए तो ही अपना बिस्तर छोड़ेंगे। अरे भाई, घोर कलयुग आ गया है। एक हमारा ज़माना था, सुबह 4 बजे मुर्गे के जागने से पहले हम जाग जाते थे। कभी हमारी सास ने हमको कमरे में सोए हुए नहीं देखा। सबके सोने के बाद हम सोने जाते थे और पूरे खानदान के जागने से पहले उठकर बैठ जाते थे। और एक आजकल की शहरी लड़कियों को देख लो, पूरा माहौल दूषित हो गया है। अरे माँ, क्या हो गया? सुबह सुबह क्या प्रवचन सुनाना शुरू कर दिया है आपने? ना दिन देखती हो ना रात, जब मुंह में आता है बड़बड़ करना शुरू कर देती हो। अब बताओगी सुबह 6 बजे क्या आफत आ गई कि आपका टेप रिकॉर्डर चालू हो गया है? यह देखो, एक कलयुगी श्रवण कुमार, माता पिता की सेवा की उम्मीद ही मत करो। कीड़े लगे शहरी फसल है ये, किसी के काम नहीं आने वाली। एक वो श्रवण कुमार था, गांव के शुद्ध वातावरण में पला बड़ा, देसी संस्कारों वाला बच्चा, माता पिता को कंधे पर उठाकर घूमा सारा जीवन। और एक तुम हो, ना बात का आता है ना पता, बस लगे माँ के साथ बहस करने। अरे माँ, क्यों दिमाग खराब कर रही हो? यही तो पूछने आया हूँ ना आपसे, कैसा क्या हो गया, कितना शोर मचा रही हो? सीधे सीधे बताओ ना, ऐसा क्या कर दिया उर्वशी ने? मेरे राजा बेटा, कुछ करने के लिए पहले बिस्तर छोड़कर कमरे से बाहर आना पड़ता है। तेरे कानों में तो मेरी आवाज़ आ गई, तू बिस्तर छोड़कर बाहर निकल आया। लेकिन तेरी पत्नी, उनसे तो अभी बिस्तर तक छोड़ा नहीं गया। 2 घंटा हो गया हमको जगे हुए, अभी तक चाय नसीब नहीं हुई। आपका हुक्म हो तो कल से हम ही चाय बनाकर आपकी पत्नी श्री को भी पिला दिया करें। 4 बजे उठने के लिए किसने कहा है आपसे? कौन सी ट्रेन छूटी जा रही है आपकी? आराम से सोया करो ना खुद भी, और दूसरों को भी सोने दिया करो। और आपको पता है ना, नौकरी करने वाली बहू है आपकी, एक बार जागेगी तो पूरा दिन उसको बिस्तर पर कमर सीधा करने का मौका नहीं मिलेगा। अरे आराम कर लेने दो ना बेचारी को, रात में भी कितना लेट हो जाता है सोने में। देखा, बस इसी बात का डर था मुझे। इसीलिए तुम्हारे बाबूजी से कहा था कि हमको शहर की बहुरानी नहीं चाहिए, गांव की देसी लड़की से शादी करेंगे अपने लड़के की, जीवन भर हमारी सेवा करेगी, पैर धो धो कर पिएगी। ये देखो, शहर की लड़कियों को आए हुए 4 दिन हुए नहीं और लगती है पति को पल्लू से बांधने। अब देखो, बेटा भी बहू का ही हो गया। माँ की कोई बात समझ में नहीं आ रही बेटे को। अरे बेशरम, अपनी बीवी को बोल कि सोकर पेट भर गया हो तो अब सास ससुर के लिए 1 कप चाय बना दे। देख रहे हो विवेक, माँ जी जब देखो मुझे कुछ न कुछ सुनाती रहती है। सुबह ऑफिस चली जाती हूँ तो हर समय इसी बात के लिए ताना मारती रहती है कि मैं घर का सारा काम उनके ऊपर छोड़कर बाहर मज़े करने के लिए जाती हूँ। तुम्हारी मम्मी की बातें ना मेरी बर्दाश्त से बाहर हो रही है। अरे मैं क्या करूँ उर्वशी, मुझे भी समझ में नहीं आता। माँ कुछ समझने के लिए तैयार ही नहीं है। हर समय बस गांव और गांव की चीज़ों से हम लोगों को कंपेयर करती रहती है और जो मुंह में आता है सुनाती रहती है। कहने को तो मेरी माँ है, पर उनकी बातें अब मेरी बर्दाश्त से भी बाहर हो गई है। यार तुम तो फिर भी उनकी बहू हो, तुम्हारी क्या हालत होती होगी मैं समझ सकता हूँ। एक सोल्यूशन है मेरे पास। माँ जी को मेरे घर से बाहर जाने से ही समस्या है ना, ठीक है, मैं बॉस से बात करके कुछ दिन के लिए वर्क फ्रॉम होम ले लेती हूँ। हो सकता है मुझे घर में देखकर उनका पारा कुछ ठंडा हो जाए। सास के गुस्से को शांत करने के लिए बहू उर्वशी अपने ऑफिस में बात करके वर्क फ्रॉम होम ले लेती है और घर से ही काम करना शुरू कर देती है। दोपहर के समय, अरे बहू, आज खाने में क्या बनाया है? देख तो ज़रा टाइम कितना हो गया है। अरे भाई, कभी तो समय से खाना खिला दिया कर। ये शहर वालों के तो खाने पीने सोने जागने किसी चीज़ का कोई समय नहीं होता। 11 बजे नाश्ता करेंगे, दोपहर में खाना 3 बजे खाएंगे और रात को 2 बजे सोएंगे। अरे भाई, कायदे से दोपहर के 12 तक लंच कर लेना चाहिए। अब तुम शहर के बच्चों को क्या समझाए? इनकी रात तो तब होती है जब आधा गांव जग चुका होता है। तभी तो 100 बीमारियों ने घेर रखा है शहर के लोगों को। माँ जी आज मैंने कोफ्ता बनाया है, बस 10 मिनट रुकिए, खाना तैयार है। अच्छा चल, लगा दे खाना। और कल से ना मेहरबानी करके थोड़ा समय से खाना बना दिया कर। दोपहर का 1 बज रहा है, इतना लेट खाना देगी तो मैं कल से खाऊंगी ही नहीं। सास की बात सुनकर बहू जल्दी जल्दी खाना लगा देती है। खाना खाने के बाद, बहू देख, खाना तो तूने बना दिया, लेकिन तेरे हाथ के खाने में ना 10 पैसे का भी स्वाद नहीं है।
पता नहीं ये शहर की लड़कियां क्या सीख कर आती है। खाने में न रंग है, न गंध है, न स्वाद। सारा मुंह का स्वाद खराब कर दिया तूने। क्यों माँ जी, खाना अच्छा नहीं बना क्या? मैंने तो अपनी तरफ से बहुत मेहनत करके खाना बनाया था। पता नहीं आपको क्यों पसंद नहीं आ रहा है। अरे तेरी भी क्या गलती बताऊं मैं। जब से इस नास पीटे शहर में आई हूं ना, खाना पीना सब बेस्वाद हो गया है। कहाँ हमारे गांव का वो ताज़ा स्वादिष्ट खाना, और कहाँ ये शहर का बेकार बदस्वाद खाना। मेरे तो मुंह में स्वाद ही नहीं लग रहा किसी भी चीज़ का। माँ जी, हम तो अपनी तरफ से सब कुछ बढ़िया ही मंगवाते हैं। पता नहीं आपको कोई भी चीज़ पसंद क्यों नहीं आ रही। शाम के 4 बजे। अरे भाई, कब तक ये लैपटॉप लेकर बैठी रहेगी? एक कप चाय बनाकर तो पिला दे। माँ जी, मेरी एक मीटिंग चल रही है, मीटिंग ख़त्म करके आपके लिए चाय बना देती हूँ। थोड़ी देर बाद उर्वशी चाय बनाकर सास के पास ले जाती है। माँ जी, ये लीजिए आपकी चाय बन गई, चाय पी लीजिए। 1 घंटे बाद मेरा ऑफिस खत्म हो जाएगा, फिर मैं डिनर की तैयारी करती हूँ। सत्यानाश हो, ये कैसी चाय है? बदबू आ रही है चाय में से। क्यों, क्या हुआ माँ जी? दूध खराब हो गया था क्या? रुकिए मैं ज़रा चेक करती हूँ। उर्वशी अपने कप में से एक सिप चाय पीकर देखती है। चाय तो एकदम सही लग रही है, आपको बदबू क्यों आ रही है? अरे पता नहीं ये शहर के पैकेट के दूध में ये लोग क्या क्या मिलावट करते हैं। अरे भाई, हम तो जब से शहर आए हैं हमारा तो जीना मुश्किल हो गया है। एक कप ढंग की चाय तक नसीब नहीं हो रही। न खाना शुद्ध है, न पानी। इतना ही नहीं, दूध भी मिलावट वाला। क्या खाए और क्या छोड़े कुछ समझ में नहीं आता। विवेक, माँ जी शहर में आकर ना खुश नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि वो बेमन से हम सबके साथ शहर में रह रही है। उनका दिल तो वहीं गांव में ही अटका हुआ है। ये कैसी बात कर रही हो तुम उर्वशी? अरे किस बात की कमी है माँ को इस घर में? हर तरह की सुख सुविधा का इंतज़ाम किया है उनके लिए। उनके एक इशारे पर उनकी बहू हर समय उनके आगे पीछे घूमती रहती है। खाने पीने, रहने सोने, हर चीज़ की अच्छी व्यवस्था है। अब इससे ज़्यादा कोई उनके लिए करे भी तो क्या करे? मुझे समझ में नहीं आता ऐसा उस गांव में क्या है जो माँ हर समय बस गांव का ही गुणगान गाती रहती है। कुछ तो कमी रह गई है ना हमसे विवेक, जो माँ जी खुश नहीं है। अगर कोई कमी ना होती तो क्या माँ जी बार बार गाँव को इस तरह याद करती? आपको पता है, उन्हें यहाँ का पानी तक पसंद नहीं आता। कह रही थी नास पीटे आरओ का पानी पीकर बीमार रहने लगी हूँ मैं। गांव का वो कुएं वाला शुद्ध पानी पीकर लोग 100 साल तक जिंदा रहते थे। अरे तुम परेशान मत हो। मुझे लगता है अब इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ना पापा के पास ही होगा। वही कुछ ना कुछ हल बताएंगे। वैसे भी माँ हम लोगों की बात तो सुनती नहीं, कम से कम पापा की बात तो सुनेंगी। मैं पापा से बात करता हूँ। देख रहे हो पापा, मम्मी ये गांव की रट तो पहले भी लगाती थी, लेकिन जब से उर्वशी शादी करके घर में आई है ना, उन्होंने जीना मुश्किल करके रख दिया है सबका। अरे वो शहर की पढ़ी लिखी लड़की है, नौकरी करती है, और मम्मी है कि किसी बात को समझना ही नहीं चाहती। आप ही बताओ पापा, आखिर ऐसी क्या कमी है माँ को कि यहाँ शहर में माँ सुबह शाम उठते बैठते सिर्फ गाँव की बातें करती रहती है? बेटा, तुम्हारी माँ के लक्षण तो मैं भी देख रहा हूँ, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ तुम ही परेशान हो, उसकी हरकतों से मैं भी परेशान हूँ। अब तुम्हारी माँ को सही करने का ना बस एक ही तरीका बचा है मेरे पास, और वो ये है कि अगले हफ्ते के टिकट करो और गांव लेकर चलो अपनी माँ को। इस गांव में रहने का बहुत शौक है ना, बहुत याद आया करती है इसको सुबह शाम गांव की। तो ऐसा करते हैं, इसको गांव घुमा कर लाते हैं। कुछ दिन गांव में रहेगी तो गांव की याद आनी शायद बंद हो जाए। अरे पापा कैसी बात कर रहे हैं आप? अब नौकरी काम धंधा छोड़कर गांव में जाकर कैसे बैठ सकते हम लोग? अरे बेटा, कभी कभार बड़े बूढ़ों की बात मान लेनी चाहिए। अब तुम मेरे पास समाधान पूछने आए थे ना, तो समाधान बता रहा हूँ, तो तुम बात नहीं सुन रहे हो। कोई बात नहीं, दफ्तर में छुट्टी के लिए बात कर लो। कुछ दिन के बाद है, मेरी बात मानो और मेरे साथ चलो। पिताजी के समझाने पर विवेक और उसकी पत्नी सास ससुर के साथ गांव जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। अगले सप्ताह शनिवार की सुबह ही वे चारों गांव के लिए निकल पड़ते हैं। गांव पहुंचकर विवेक, ये घर तो बिल्कुल झोपड़ी जैसा लग रहा है। बुरा मत मानना, लेकिन हम लोग कैसे रह पाएंगे इस घर में? कि इसी घर के लिए माँ जी सुबह शाम गांव गांव की रट लगाए रहती थी? अरे बेटा, कोई यूं ही थोड़ी ना हम लोग गांव छोड़कर शहर में बसने गए थे। आखिर इस घर में था ही क्या जो यहाँ रुकते। बेटा, बड़े दुख देखे हैं हमने। बहुत मेहनत करके सालों के संघर्ष के बाद शहर में अपना बिजनेस और मकान बनाया मैंने, लेकिन तुम्हारी सास की शिकायतें कभी बंद नहीं हुई। मैंने तो फिर भी किसी तरह बरसों तक झेल लिया, लेकिन अब बेटे बहू के साथ भी वो यही व्यवहार करेगी तो आखिर कब तक चलेगा। मैंने उसे गांव से दूर किया था ना, इसीलिए अपनी भूल सुधारने के लिए मैं उसे वापस गांव लेकर आया हूँ।
अब वो अपनी झोपड़ी जैसे घर में रहेगी और वही देसी जीवन जिएगी जिसे वो इतने सालों से जीने के लिए छटपटा रही है। मैं भी तो देखूं आखिर कितने दिन रह पाती है वो इस माहौल में। अरे भाग्यवान, बहुत बड़ी गलती हो गई जो तुम्हें इतने साल तुम्हारे घर से दूर रखा मैंने। अब देखो, खूब जी भर के झाड़ पोंछ के रहने लायक बना लो अपने घर को। और हाँ भाई, इस गलतफहमी में मत रहना कि तुम्हारे साथ साथ पूरा परिवार यहीं गांव में रहने वाला है। हम तो तुम्हें यहाँ छोड़ने के लिए आए थे। हम लोग 2 दिन बाद यहाँ से निकल जाएंगे। तुम्हें तुम्हारा गांव मुबारक हो। जिस किसी चीज़ की ज़रूरत हो हमें बता देना, मैं और विवेक सारी चीज़ों का इंतज़ाम कर देंगे। अरे कैसी बात करते हैं जी, मैं यहाँ पर कैसे रह पाऊंगी? क्यों नहीं भाई, क्यों नहीं रह पाओगी? शहर में रहने में भी तुम्हें दिक्कत है, अब गांव ले आए हैं तो यहाँ आकर भी तुम वही सवाल कर रही हो कि तुम यहाँ कैसे रह पाओगी। अरे भाई, ये तुम्हारा गांव है, तुम्हारी जड़ें हैं यहाँ, इससे बेहतर और कौन सी जगह होगी तुम्हारे लिए। मुझे पूरा यकीन है गांव से ज़्यादा खुशी तुम्हें और कहीं मिल ही नहीं सकती। अच्छा ठीक है, रह लूँगी, ऐसी भी क्या बात है। मैंने सारा जीवन यहीं बिताया है। यहाँ की हवा, मौसम, घर, आंगन सब मेरा अपना है। रात के समय सुनते हैं जी, करवट बदलते बदलते परेशान हो गई हूँ, लेकिन नींद नहीं आ रही है। क्यों भाग्यवान, ऐसा भी क्या हो गया तुम्हें कि नींद नहीं आ रही? अरे भाई, अब तो तुम अपने गांव में पहुंच गई हो, आज तो चैन की नींद सो जाओ कम से कम। अरे क्या बताऊँ जी, ये खटिया पर लेट कर ऐसा लग रहा है जैसे शरीर को आराम नहीं मिल रहा है। मुझे लगता है वो शहर के मुँह गद्दों की आदत हो गई है कमर को, इसीलिए खटिया पर आराम नहीं लग रहा। अरे भाग्यवान, तुम्हें तमाम तरह की सुख सुविधा देने के लिए और इस झोपड़ी से बाहर निकालने के लिए मैंने सालों दिन रात मेहनत की। और जब हम उस मुकाम पर पहुंच गए कि अपने लिए एक अच्छा सा घर खरीद सके, तमाम तरह की सुख सुविधाओं का इंतज़ाम कर सके, तो तुम्हें सिर्फ शिकायत ही रही। अब तुम्हें यहाँ 4 पैसे दिक्कत क्यों हो रही है? बोलो मत। शहर के उस एसी वाले कमरे में आराम की नींद लेते समय तुम हमेशा शिकायत करती थी। तुम्हें तो ना वहाँ के आरामदायक पलंग पर सोना अच्छा लगता था, ना एसी की ठंडी हवा में। और हाँ, तुम्हें आरओ का पानी पीने में भी समस्या होती थी ना। ये लो बाल्टी, अपने लिए कुएं से 1 बाल्टी पानी खींच लाओ। पति की बात सुनकर सुभद्रा पानी की बाल्टी लेकर कुएं की तरफ जाती है। अरे सुभद्रा, तुम कब आई गाँव? कल ही आई हूँ। और बताइए कैसे हैं आप लोग? अरे सुभद्रा बहन, कैसे होंगी, बस काट रहे अपनी ज़िंदगी यहाँ गांव में। ना यहाँ पर ढंग से पीने का पानी है, ना कोई सुख सुविधा, बस सजा की तरह ज़िंदगी बिता रहे अपनी। लेकिन आप लोगों ने तो सुना शहर में अपना पक्का मकान बना लिया है, फिर यहाँ कैसे आना हुआ? कुछ काम था क्या? अरे नहीं नहीं, काम तो नहीं था। सच बताऊं तो शहर तो चले गए हम लोग, लेकिन मेरा तो दिल गांव में ही रह गया। देखो, शहर में ना चाहे लाख सुविधा हो, लेकिन गांव वाली बात नहीं है वहाँ। अरे भाई, बड़ी अजीब हो तुम तो। अरे भाई, ऐसी क्या समस्या है तुम्हारे शहर वाले घर में जो तुम्हें वहाँ जाकर गांव की याद आ रही थी? यहाँ गांव में रहकर हम गांव वाले कितना कुछ सह रहे हैं, ये हम ही जानते हैं। गरीबी इतनी है कि पक्का मकान बनवा नहीं सकते। 3-3 दिन बिजली नहीं रहती। पानी लेना हो तो कुएं पर खींचने जाओ। अरे इतनी गर्मी में ना तो घर के अंदर बैठा जाता है ना बाहर। बच्चों के लिए ना ढंग का स्कूल है ना कॉलेज, चाहकर भी बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दे सकते, ना ढंग का रोज़गार है। अरे भाई साहब ने कितनी मेहनत करके शहर में पक्का मकान बनवाया, तुम्हारे बेटे विवेक को पढ़ा लिखा कर अफसर बना दिया, और तुम कहती हो कि तुमको गांव की याद आती है। अरे तुम्हारी बात तो हमारे समझ में ही नहीं आ रही। हाँ ठीक है, मानते हैं कि गांव में शहर जितनी सुख सुविधा नहीं होती, लेकिन गांव जैसा शुद्ध वातावरण भी तो नहीं है शहरों में। शहर में रहना मतलब बीमारियों को न्योता देना। अरे सब तुम्हारे मन का वहम है। गांव में कौन सा कम बीमारियां फैल रही है आज के ज़माने में। अभी भी कुएं का खुला पानी पी रहे हैं हम लोग। इससे पीकर कौन सा सेहत बढ़ने वाली है सबकी? उससे तो बीमारियां ही फैल रही है ना। शहर में तो नल का पानी आता है, उसमें पानी साफ करने वाली मशीन लगा लो, कम से कम पानी से होने वाली बीमारियों से तो बचे रहते हैं। तुम्हें पता भी है, अभी 2 महीने पहले ही कुएं का पानी दूषित हो गया था, पूरे गांव में हैजा फैल गया था। लेकिन क्या कर सकते, हमारे पास तो गांव छोड़कर कहीं और जाने का विकल्प ना है, इसीलिए बिता रहे हैं अपनी ज़िंदगी किसी तरह। तुम गांव घूमने आई हो ना, यहाँ रुकने का तो विचार ना है। अब तुम ठीक कहती हो, गलती हो गई मुझसे।
जो मैंने ईश्वर के दिए हुए का शुक्रिया अदा नहीं किया और उसके बजाय जीवन भर उनमें सिर्फ कमियां निकालती रही। विवेक के बाबूजी ने हमारे जीवन में सुधार करने के लिए कितनी मेहनत की, लेकिन मैं उन्हें हमेशा मुझे गांव से दूर करने के लिए सुनाती रही। उनकी दी हुई हर चीज़ में कमी निकालती रही। लेकिन तुम्हारी बातें सुनकर मुझे समझ में आ गया, वाकई तुम लोगों का जीवन कितना संघर्षों से भरा हुआ है। हम तो वहाँ पर कितनी सुकून की ज़िंदगी जी रहे हैं। 24 घंटा बिजली रहती है हमारे घर में, एसी चलता है, सोने के लिए मुलायम बिस्तर है, पीने के लिए साफ़ पानी है, बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ लिख गए, इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। और यहाँ गांव में इस फूस की झोपड़ी के अलावा हमारे पास और था ही क्या। पड़ोसन की बात सुनकर सुभद्रा की आंखों पर पड़ा हुआ पर्दा हट जाता है और उसे अपनी गलती का एहसास होता है। सुनिए जी, 2 दिन के बाद की ना मेरी भी टिकट करा लीजिए, मैं भी आप लोगों के साथ ही शहर वापस चलूँगी। अरे नहीं नहीं भाग्यवान, तुम्हें जीवन भर तुम्हारी मिट्टी से दूर रखकर बहुत बड़ा पाप किया है मैंने। अब ये पाप और नहीं हो पाएगा मुझसे। तुम आराम से अपने इस घर में रहो, अपनी गांव वाली देसी ज़िंदगी जियो। शहर में हम लोग किसी तरह संभाल लेंगे, तुम चिंता मत करना। बीच बीच में तुमसे मिलने के लिए आते रहेंगे। देखिए जी, मैं अपने किए के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। यहाँ वापस आने के बाद मुझे समझ में आ रहा है कि शहर जाने के बाद हमारे जीवन में कितना बदलाव आ गया है। हमारे जीवन को अच्छा बनाने के लिए आपने ज़मीन आसमान एक कर दिया। आपसे मैं अपनी इस झोपड़ी वाले ससुराल की बात करके कभी आपका दिल नहीं दुखाऊंगी। सुभद्रा की बात सुनकर उसके पति मुस्कुराने लगते हैं और फिर 2 दिन बाद वे सब लोग खुशी खुशी वापस शहर लौट जाते हैं। सुषमा के 2 बच्चे थे, बेटी ईशा और बेटा यश। सुषमा ने कभी अपने बच्चों में अंतर नहीं किया। बेटी ईशा को हमेशा यश के बराबर ही प्यार और सम्मान देकर बड़ा किया। धीरे धीरे समय बीतने लगा और ईशा के बड़े भाई यश की शादी सुनहरे के साथ हो गई। यश की शादी के बाद, भाभी खाने में क्या बनाया है? ईशा, खाने में सरसों का साग बना है। मुझे नहीं खाना ये साग, मेरे लिए कुछ अच्छा सा बना कर दो ना। मम्मी आपको पता है ना मैं ये सब नहीं खा पाती हूँ। अरे बेटा सुनहरी, इसके लिए ना तू थोड़े से आलू के पराठे बना दे। ये बचपन से ही साग को देखकर मुंह बनाती है। खाने से पहले घर में कलेश करवाने का कोई फायदा नहीं। ठीक है मम्मी जी। मम्मी शाम को ना इडली सांभर बनाकर खिला दो, कितने दिन हो गए हैं। अरे बेटा, ये रोज रोज इडली सांभर बनाने के लिए मत कहा कर, दुनिया भर की मेहनत लगती है उसमें। सिंपल रोटी सब्जी खाकर नहीं रहा जाता क्या तुझसे? मम्मी बना दो ना प्लीज। अगर आपने नहीं बनाया तो मैं भी आज खाना नहीं खाऊंगी। अच्छा बाबा, बना दूंगी। 1 मिनट चैन से बैठने नहीं देती ये लड़की। अपने मन का कराए बिना चैन नहीं पड़ता इसको। अरे मम्मी जी, शादी से पहले ही लड़कियां ऐसे हक जताकर अपनी पसंद बता पाती है। शादी के बाद तो बस इच्छाएं अपने मन में ही रह जाती है। न मायके में अपने मन का कुछ कर पाती है, न ससुराल में। किसी गलत फहमी में मत रहना भाभी, मैं तो शादी के बाद भी आकर आप लोगों को ऐसे ही सताने वाली हूँ। मैं बाकी लड़कियों की तरह नहीं हूँ जो शादी के बाद अपने मायके को पराया कर दे। बिल्कुल ठीक कहा तुमने ईशा, मायका कभी पराया नहीं होता। बेटियों को तो हमेशा हक से अपने मायके आना चाहिए। कुछ समय बाद ईशा की भी शादी हो जाती है और वो शादी करके अपने ससुराल चली जाती है। शादी के बाद, ईशा बेटा, तेरे लिए आम का अचार बनाकर रखा है, ले जाना बेटा। अरे वाह मम्मी, आपको याद था मेरे लिए अचार बनाना। बेटी बस घर से विदा होती है, माँ के दिल से नहीं। माँ कभी अपने बच्चों को भूल सकती है क्या? शादी होने के बाद भी ईशा की माँ सुषमा कभी अचार, कभी पापड़, कभी उसकी पसंद की शॉल, तो कभी सूट देने के बहाने उसे मायके बुलाती रहती। ईशा भी माँ का एक फोन आते ही दौड़कर अपने मायके पहुंच जाती। लेकिन कहते हैं ना, होनी बड़ी बलवान होती है। ईशा की शादी को अभी 1 साल ही बीता था कि दिल का दौरा पड़ने के कारण सुषमा की मौत हो जाती है। शोक सभा में, तुम मुझे इतनी जल्दी छोड़कर क्यों चली गई माँ? आपके बिना ये घर मुझे काटने को दौड़ रहा है। आपकी बेटी आपके बिना कैसे रहेगी माँ? तुम्हारे बारे में सोचकर हमें बड़ा दुख हो रहा है बेटा। भाई साहब तो इतने सालों पहले ही हमें छोड़कर चले गए थे और अब जी भी नहीं रही। बेटी के लिए तो उसका मायका माँ से ही होता है। अब जब माँ ही नहीं रही तो कैसा मायका? भगवान की मर्जी के आगे किसी की नहीं चलती। तुम संभालो अपने आप को। चाची की बात सुनकर ईशा फूट फूट कर रोने लगती है। शादी के बाद ये समझ में आता है कि लड़की के लिए उसका मायका क्या होता है।
लेकिन मेरे साथ भगवान इतना निर्दयी क्यों हो गया कि शादी होते ही मेरा मायका मुझसे छीन लिया। अपने दुख तकलीफ बांटने वाला अब मेरे पास कोई नहीं बचा। खैर, जाने वाले तो कभी लौट कर नहीं आते। धीरे धीरे ईशा भी माँ के गम को बुलाकर जीवन में आगे बढ़ने लगी थी। 1 साल बाद ईशा की सहेली मीनू कहती है, ईशा, गर्मियों की छुट्टियां आने वाली है। तू आएगी ना छुट्टियों में अपने मायके? सभी सहेलियां मिलेंगी, खूब मजे करेंगे। नहीं यार, तुझे तो पता ही है, अब मेरा मायका बस नाम का ही बचा है। पापा तो सालों पहले ही चले गए थे, बस माँ से ही मेरा मायका था। लेकिन भगवान ने मुझसे मेरी माँ भी छीन ली। मेरा तो मायका ही खत्म हो गया। ऐसा क्यों सोचती है ईशा? तेरे भाई भाभी तो है ना मायके में? माँ के जाने के बाद भाई भाभी से ही मायका होता है। गलत फहमी में है तू। मायका माँ से ही होता है। भाई भाभी आज तक किसी के हुए हैं जो इसके हो जाएंगे? भाई भाभी बहन को तभी तक पूछते हैं जब तक माँ बाप जिंदा होते हैं। माँ बाप के जाने के बाद उन्हें भी पूरी छूट मिल जाती है और फिर बहनें उनकी आंखों में खटकने लगती है। मैं समझ रही हूँ मीनू, तू क्या कहना चाह रही है। बस इसीलिए जब से माँ गई है मैंने मायके जाना ही बंद कर दिया है। वो कहते हैं ना, अपनी इज्जत अपने हाथ में होती है। इससे पहले कि भैया भाभी मुझे देखकर नजरें चुराएं, मैंने खुद ही मायके जाना बंद कर दिया। अरे क्यों किसी के ऊपर बोझ बनना? उनकी तो अपनी जिंदगी है, मैं क्यों उनकी लाइफ को डिस्टर्ब करने के लिए वहां जाऊं? तो क्या आंटी जी के जाने के बाद तेरी भाभी तुझसे पूछती भी नहीं है? ऐसी बात नहीं है यार, मैंने बताया ना, पिछले 2 साल में मैं इक्का दुक्का बार ही मायके गई हूँ। भाभी तो फ़ोन करके कहती रहती हैं, ईशा बहुत दिन हो गए, कब आओगी? लेकिन मैं खूब समझती हूँ, वो सब तो ऊपर के मन से कही बातें हैं। आखिर दुनिया को भी तो दिखाना पड़ता है ना कि सास के जाने के बाद हम अपनी ननद को कितना मान सम्मान दे रहे हैं। तेरे कहने का मतलब ये है कि ये सब जो तूने कहा वो तूने अपने मन से ही बना लिया? अरे अगर तेरी भाभी ने आज तक तुझसे कोई गलत बात की ही नहीं तो तू कैसे कह सकती है कि तेरे भाई भाभी तेरा सम्मान नहीं करेंगे? अरे कौन से जमाने में जी रही है शीला तू? तू क्या चाहती है कि मैं मायके जाकर अपनी बच्ची कुच्ची इज्जत और आत्मसम्मान भी खो दूं? समझदारी तो इसी में है ना कि मैं वहां ना जाकर सबका सम्मान बना रहने दूं। मन में खटास पड़े, इससे अच्छा तो यही है कि मैं वहां ना जाऊं। बिल्कुल ठीक किया तूने ईशा। इस शीला को अभी पता नहीं है दुनियादारी किसे कहते हैं। फिर भी अगर शीला को यही लगता है ना कि वो सही है और हम गलत है तो ठीक है। तू ना शीला के कहने से अपने मायके ही चली जा। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तेरी जो भाभी तेरे आगे पीछे घुमा करती थी ना, उसके तेवर बदल जाएंगे। सबसे पहले तो तुझे वहां देखकर वो मुंह टेढ़ा कर लेगी और फिर ऐसे दिखाएगी जैसे पता नहीं वो कितनी बिजी है और तू वहां उनका काम बढ़ाने के लिए चली आई है। सहेलियों के उकसाने पर ईशा अपनी भाभी को फोन करती है। भाभी आप बार बार पूछती हो ना मैं घर कब आऊंगी, तो ठीक है, मैंने सोचा इस बार गर्मी की छुट्टियों में मैं घर आ जाती हूँ। अरे वाह ईशा, ये तो बहुत खुशी की बात है। जब से मम्मी जी गई है तुम तो जैसे हमें भूल ही गई हो। तुम जरूर आओ, और हाँ, पूरे 1 सप्ताह के लिए आना होगा। ऐसे नहीं कि 2 दिन के लिए आई और वापस लौट गई। अरे जैसा मीनू ने कहा था वैसा तो कुछ भी नहीं कहा भाभी ने, बल्कि भाभी तो बड़ी खुश हो रही है मेरे आने की खबर सुनकर। खैर असलियत तो तभी मालूम पड़ेगी जब मैं घर पहुंचूंगी। अब ठीक है भाभी, जल्दी मिलते हैं। बच्चों की छुट्टी होने के बाद ईशा पूरी तैयारी के साथ मायके पहुंच जाती है। ईशा को देखते ही भाभी उसके गले लगकर रोने लगती है। मम्मी जी क्या चली गई? तुम तो हमें भूल ही गई कि तुम्हारे भाई भाभी भी इस घर में रहते हैं। ऐसी क्या गलती हो गई हमसे कि तुम इस घर का रास्ता ही भूल गई? मम्मी जी के जाने के बाद तो मैं बिल्कुल अकेली पड़ गई हूँ ईशा। ये सोचकर ही कभी अपनी भाभी से मिलने आ जाया करो कि माँ के जाने के बाद मेरा जीवन कितना सूना हो गया है। एक वो समय था जब हमारे घर में हर समय चहल पहल रहती थी, और एक ये समय है, एक दूसरे को देखे कितना समय बीत जाता है। पहले तुम्हारी शादी हो गई और फिर मम्मी जी मुझे अकेला छोड़कर चली गई। भाभी की बातें सुनकर ईशा का मन भी भीगने लगा था। तभी उसे सहेलियों की बातें याद आती है। अगर आपने सच में मुझे इतना याद किया होता भाभी, तो कभी आप भी तो मुझसे मिलने के लिए आ सकती थी। ये तो मुंह देखी बात हो गई कि कोई सामने पड़ जाए तो टोक लो और बाद में उसका नाम भी ना लो। इतनी कड़वाहट क्यों भर रखी है आपने मन में? मम्मी जी के जाने के बाद मुझ पर जिम्मेदारियां बहुत बढ़ गई है। ऑफिस के बाद घर की पूरी जिम्मेदारी अब मुझ पर आ गई, इसलिए कहीं निकलना ही नहीं हो पाता। खैर तुम बैठो, मैं चाय नाश्ता लगाती हूँ।
अब तो तुम पूरे 1 सप्ताह के लिए आई हो। हम ननद भाभी खूब गप्पे लगाएंगे, बातें करने के लिए बहुत समय मिलेगा। आओ पहले थकान उतार लो अपनी, फिर आराम से बातें होंगी। मुझे भाभी की बातों में सच्चाई दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है कि सचमुच भाभी दिल से चाहती थी कि मैं उनसे मिलने आऊं। कहीं मैं भाभी के बारे में गलत तो नहीं सोच रही। ईशा पूरे 1 सप्ताह के लिए अपने मायके आई थी। इस 1 सप्ताह में उसे एक बार भी ऐसा नहीं लगा जैसे भाभी उसे इग्नोर कर रही हो। भाभी खाने के लिए हर रोज उसकी पसंद का कुछ न कुछ बनाती। एक दिन, अरे भाभी अभी तो 5 ही बजे हैं, आज आप ऑफिस से जल्दी आ गई। हाँ ईशा, आज मैंने शॉर्ट लीव ली है। तुम 2 दिन बाद चली जाओगी, फिर कहाँ तुम्हारे साथ समय बिताने का मौका मिलेगा। मैंने सोचा आज जल्दी घर पहुंच जाती हूँ, हम दोनों आराम से चाय पीते हुए बातें करेंगे। ठीक कह रही हो भाभी, अब तो साथ बैठकर बातें किए हुए भी महीनों बीत जाते हैं। जिंदगी कितनी बदल गई ना। दोनों ननद भाभी एक दूसरे के साथ अच्छा समय बिताती हैं और ढेरों बातें करती हैं। अच्छा बताओ, आज क्या खाओगी? कुछ भी बना लो भाभी, क्या फर्क पड़ता है। अरे बताओ ना, फर्क क्यों नहीं पड़ता? बिल्कुल फर्क पड़ता है। अच्छा तुम्हारी पसंद की इडली सांभर बना दूं? क्या भाभी, इडली सांभर उसे बनाने में बहुत समय लगता है, रहने दो, मैं आपको परेशान करना नहीं चाहती। अच्छा जी, अब तुम्हारे लिए इडली सांभर बनाने में मुझे थकान होने लगी है? भूल गई जब मेरी नई नई शादी हुई थी तो तुम हर चौथे दिन सांभर खाने की जिद पकड़ लेती थी। मैं चाहे जितना न नुकुर करूं, तुम अपनी जिद मनवा कर ही छोड़ती थी और मम्मी जी भी तुम्हारी साइड लेती थी। याद है भाभी, सब याद है। तब की बात कुछ और थी, अब की बात कुछ और है। तब तो मैं अपनी बात मनवाने के लिए लड़ जाती थी, लेकिन अब तो ऐसा नहीं हो सकता। ईशा, बेटियां लड़ती झगड़ती हंसती मुस्कुराती ही अच्छी लगती हैं। जब वो चुप हो जाती है ना, तो उनकी चुप्पी बड़ी दुखती है, पूरा घर सुना कर जाती है। भाभी की बात सुनकर ईशा वहां से उठकर दूसरे कमरे में चली जाती है। धीरे धीरे 1 सप्ताह का समय बीत गया था और ईशा अपने ससुराल लौट आई थी। मुझे लगता है मैंने भैया भाभी के बारे में कुछ ज़्यादा ही गलत सोच लिया। बिना सोचे समझे मैंने पता नहीं क्या क्या कहानी बना ली, जबकि भाभी ने तो मेरा इतना ख्याल रखा कि सच बताऊं तो इतना ख्याल माँ भी नहीं रख सकती थी। माँ की जगह तो कोई नहीं ले सकता, लेकिन फिर भी भाभी ने अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी माँ की तरह मुझे लाड प्यार देने में। बस फंस गई ना तू भाभी की चिकनी चुपड़ी बातों में। अरे बहुत सीधी है तू, और तेरी भाभी तेरे इसी सीधेपन का फायदा उठा रही है। मैं कुछ समझी नहीं यार, भाभी ने मेरे साथ ऐसी क्या चालाकी की जो मैं नहीं समझ पाई। अच्छा तू ये बता, अंकल आंटी के पास लगभग कितनी प्रॉपर्टी थी? इस घर के अलावा गांव में थोड़ी ज़मीन है, पापा की दुकान है जिसे भैया चला रहे हैं। तू इतनी प्रॉपर्टी को थोड़ा समझ रही है क्या? सब मिलाकर करोड़ों की संपत्ति थी आंटी के पास। तुझे पता है आंटी के जाने के बाद कानूनन इस प्रॉपर्टी पर किसका अधिकार हुआ? किसका? सरकारी कानून देखा जाए तो उस करोड़ों की प्रॉपर्टी की आधी हिस्सेदार तू भी है। वो घर उतना ही तेरा है जितना तेरे भाई भाभी का। लेकिन तू बता, साल में आखिर कितने दिन तू उस मकान में रहने के लिए जाती है? नहीं जाती ना। बस यही कारण है कि तेरी भाभी के मुंह से तुझे देखकर फूल झड़ रहे थे, वरना आज के जमाने में भाभी ननद से सीधे मुंह बात करने को तैयार नहीं है। और तू कह रही है कि तेरी भाभी ने तुझे माँ की कमी महसूस नहीं होने दी। मतलब क्या है तेरा, साफ साफ बताना। अरे मेरी भोली भाली ईशा रानी, तेरी भाभी को पता है कि उस करोड़ों की प्रॉपर्टी पर आधी हिस्सेदारी तेरी भी है, और अगर तूने अपना हिस्सा मांग लिया तो उनके हाथ से करोड़ों का माल निकल जाएगा। बस इसीलिए भाभी तेरी आओ भगत कर रही है, ताकि तू उनसे खुश रहे और प्रॉपर्टी लेने का ख्याल कभी तेरे मन में ना आए। इस तरह से तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। अगर भाभी वाकई प्यार का दिखावा कर रही हैं, तो ऐसा क्या किया जाए कि उनकी सच्चाई सबके सामने खुल जाए। एक आइडिया है, तू ना अपने भाई भाभी को फ़ोन करके कह दे कि तुम्हें भी प्रॉपर्टी में अपना हक चाहिए। फिर तुम देखना कैसे तुम्हारे भैया भाभी अपनी अच्छाई की चादर को उतार फेंकते हैं और अपने असली रूप में आ जाते हैं। तेरी भाभी को लग रहा था सांभर खिला देने से अगर करोड़ों की प्रॉपर्टी मिल रही है तो ऐसे सांभर खिलाने में प्रॉब्लम ही क्या है? हाँ तो ठीक कह रही है। अच्छा मैं कल ही ना भैया से बात करती हूँ। अगले दिन ईशा अपने भाई यश को फ़ोन लगाती है। भैया मैंने सोचा है कि मैं भी मम्मी पापा की प्रॉपर्टी से अपना आधा हिस्सा लूँगी, इसलिए आप इस मकान को बेच दो। जो भी पैसा आएगा उसका आधा हिस्सा मेरा होगा। बहन की बात सुनकर भाई यश कुछ भी कहे बिना फ़ोन काट देता है। देखो तो कैसे प्रॉपर्टी की बंटवारे की बात सुनकर भैया को सांप सूंघ गया। अब मुझे समझ में आया मीनू जो कह रही थी एकदम सच था।
2-3 दिन बाद अचानक भैया और भाभी ईशा के ससुराल पहुंच जाते हैं। भैया भाभी को अपने दरवाजे पर देख ईशा के मन में तरह तरह के विचार दस्तक देने लगते हैं। पक्का झगड़ने आए होंगे, मुझे पता है आकर यही बोलेंगे कि हमें तुझसे ये उम्मीद नहीं थी, आज से हमारा और तेरा रिश्ता खत्म। मैं कौन सा इन लोगों के साथ रिश्ता रखने के लिए मरी जा रही हूँ। ईशा, तुम्हारे भैया ने बताया कि तुम चाहती हो कि उस घर के 2 बराबर बराबर हिस्से हों ताकि तुम्हें भी तुम्हारा हिस्सा मिल सके। मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद बिल्कुल नहीं थी ईशा। क्या तुम्हारे मन में यही सब चल रहा था, इसीलिए तुमने मायके आना छोड़ दिया? देखो ईशा, वो मकान मम्मी पापा का है तो कानूनन उस घर पर तुम्हारा 50% का हक है। मुझे सच में इस बात से कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन तुम्हें तुम्हारे हिस्से का पैसा देने के लिए हमें पहले इस कोठी को बेचना होगा। देखो, मुझे गलत मत समझना ईशा, ये मकान माँ बाबू जी की आखिरी निशानी है, इसलिए हम नहीं चाहते कि ये मकान कभी भी बिके। बातें घुमाने से कोई फायदा नहीं है भाभी, मैं तो पहले ही जानती थी आप लोगों के मन में क्या है। तुम कुछ नहीं जानती ईशा, मैं नहीं जानती इतनी कड़वाहट तुम्हारे मन में कब और क्यों आ गई। हम तो बस ये कहना चाहते थे कि माँ बाबू जी की आखिरी निशानी को बेचकर हम उनकी आत्मा को दुख नहीं पहुंचाना चाहते, इसलिए ये मकान पूरा तुम्हारे नाम कर दिया है, आधा नहीं। आज से ये पूरा घर तुम्हारा ही है। बस इतना वादा करो कभी इस घर को किसी को बेचोगे नहीं। क्या फर्क पड़ता है इस घर में हम रहे या तुम, बस इसका अच्छे से ख्याल रखना। ये लो प्रॉपर्टी के कागज, और हाँ, मिलने आती रहना। अब तो तुम्हारी नाराजगी भी दूर हो गई ना। भाभी और भैया की बात सुनकर ईशा को जोर का झटका लगता है और कुछ देर के लिए वो बिल्कुल सन्न रह जाती है। रुक जाओ भैया, अगर ये कागज यहाँ छोड़ जाओगे तो आप कहाँ रहोगे? वो सब तू छोड़, कुछ न कुछ इंतजाम हो ही जाएगा। अब और कितना शर्मिंदा करोगे आप मुझे? मुझसे गलती हो गई भाभी, जो मैंने आपके बारे में ऐसा सोचा। आपने तो भाभी होकर भी माँ से बढ़कर मुझे प्यार दिया, और मैं न जाने आपके प्यार को क्यों नकारती रही। लोग कहते हैं माँ से ही मायका होता है, लेकिन आज मैं कहती हूँ माँ से नहीं, भाई भाभी से मायका होता है। और जिसके पास आपके जैसी भाभी हो, उससे माँ की कमी कभी महसूस हो ही नहीं सकती। इतना कहकर रोते हुए ईशा अपनी भाभी के गले लग जाती है। भाभी भी बड़प्पन दिखाकर झट से ईशा को माफ कर देती है, और फिर गलत फहमियों की ये दीवार कभी भी उनके मन में पनप नहीं पाती। शादी वैसे ही पचड़े वाला काम होता है, लेकिन क्या हो जब शादी आसपास की रिश्तेदारी में ही हो जाए। अरे बहुत अच्छी है वो, मेरी सगी मौसी की ननद की बेटी का लड़का है, तुझे बहुत खुश रखेगा। अरे बुआ को तो तू बचपन से ही देख रही है। सिम्मी की माँ उसे शादी के लिए मना रही होती है, लेकिन वो डर के मारे शादी नहीं करना चाहती। अब डर किसका? माँ जानती हो ना पड़ोस वाली चाची की बेटी के साथ क्या हुआ? कैसे ससुराल वाले थे, उन लोग दहेज के लिए कितना परेशान करते थे। वापस आ गई ना, और शादीशुदा का थप्पा भी लग गया। अरे तो परेशान रहेगी क्या वो सारी जिंदगी? कोई और लड़का मिल जाएगा, कौन सा दाग लग गया है? और तेरे साथ क्यों होगा भाई? तेरे लिए इसीलिए तो रिश्तेदारी में लड़का देखा है, सब जाना पहचाना है, किसी की हिम्मत भी नहीं होगी तुझे परेशान करने की, समझी? और आखिर सिम्मी मान जाती है शादी के लिए, क्योंकि शादी तो करनी है। अच्छा है कि किसी जान पहचान में ही कर ले। तो हो जाती है सिम्मी की शादी, लेकिन शादी के बाद। हेलो माँ, वो मेरी दादी सास को जानती हो ना? अरे हाँ, वो सरला बहन जी ना। क्यों, क्या हो गया? अरे माँ, वो आ रही है लंदन से, तो मेरी सास ने कहा कि पापा को बोल दे उन्हें ले आए एयरपोर्ट से, और वहीं अपने घर में 2 दिन रख लेना। वो क्या है ना, मेरी सास का व्रत चल रहा है, वो सेवा नहीं कर पाएगी, और फिर वो आपकी भी तो रिश्तेदारी में है ना। तो अरे हाँ, लेकिन पापा तो 2 दिनों के लिए। तभी पीछे से सिम्मी की सास की आवाज आती है। क्या हुआ सिम्मी, बात हो गई क्या माँ से तेरी? ठीक है, मैं पापा को बोल देती हूँ। सिम्मी के पिता उसकी दादी सास को लेकर घर जाते हैं, और फिर 2 दिनों के बाद पापा, वो क्या है ना, मेरे ससुर जी को तो जाना पड़ गया कहीं, तो वो कह रहे थे कि दादी सास को आप ही घर छोड़ दो, आपकी भी कुछ लगती है ना वो शायद। लो और कर लो रिश्तेदारी में शादी। इधर सिम्मी की माँ। अरे सुनते हो जी, कृष्णा बहन जी की बेटी की शादी है, क्या देना है उन लोगों को? अरे दे देंगे कुछ, इतना क्या सोचना है इसके लिए, वैसे भी इस महीने काफी खर्चा हो गया है। हाँ ये तो है, लेकिन क्या करें,
सिम्मी के घर से भी उनका रिश्ता है, उसके ससुराल वाले भी तो देखेंगे कि क्या दिया हम लोगों ने। अरे हाँ, ये भी तो है। क्या करे? करे क्या? अरे लड़की को तो जाएगा, वो तो जाएगा, सिम्मी के ससुराल भी पूरा सामान जाएगा। अरे पर क्या है, सिमी के घर भी पिछले महीने तो सारा सामान गया था, फिर से? अरे रिश्तेदारी में शादी की है बेटी की, अच्छा थोड़ी ना लगता है एक परिवार में सामान जा रहा है और अपनी बेटी के घर खाली हाथ। अरे रिश्तेदारी में शादी की थी ताकि बेटी को कोई परेशानी ना हो। भगवान की दया से वो तो खुश है, लेकिन मेरी जेब पर तो आए दिन डाका पड़ता रहता है। अरे कोई बात नहीं, जो है सब बेटी का ही तो है। हाँ माना उसी का है, लेकिन हर समय खैर, रिश्तेदारी में शादी जो की थी तो लो मजे। अगले रोज सुबह सुबह। ए जी उठिए, जल्दी उठिए, वो पड़ोसी है ना कांता जी, वो आई है। तो अब पड़ोसन के आने पर भी मैं ही आ जाऊं क्या? अरे सिम्मी की दूर की बुआ लगती है वो। अच्छा लगता है क्या बेटी के ससुराल से कोई भी आए और आप सोते रहे? हमारी पड़ोसन सिमी के दूर की बुआ, ये कैसे हुआ? मतलब कब, कैसे? अरे मुझे भी कुछ दिन पहले ही पता चला है। दोनों बात कर रहे थे कि सिमी की मौसी आ जाती है। अरे साली साहिबा, कैसे आना हुआ? हम तो दर्शन के लिए ही तरस गए आपके। वाह, शुरू हो गया जीजा साली का मजाक। लीना कैसी हो, सब ठीक? सब ठीक दीदी, बस राधा बड़ी हो गई है, उसके लिए रिश्ता देख रही हूँ। एक लड़का ख्याल में आया तो सोचा आप लोगों से मिल लूँ। हाँ तो बोलना कहाँ चलना है, मैं और तेरे जीजा जी तैयार है तेरे साथ चलने के लिए। बता दे कहाँ जाना है। दीदी, सिम्मी के देवर से मेरी राधा की बात चलाओ ना। अरे क्यों नहीं लीना, क्यों नहीं? रिश्तेदारी में शादी होगी तो बेटियां सुरक्षित रहेगी क्या? अरे नहीं नहीं लीना, मेरी सलाह मान, दो बहनों को एक घर में न्याय पाओ। अरे बहुत मुश्किल होगी, दोनों बहनों की एक घर में शादी नहीं होनी चाहिए। हम तो परेशान हो ही रहे, आए दिन लोगों का आना जाना, लेन देन, मैं तो परेशान ही हो गया हूँ। वाह जीजा जी, बहुत अच्छे। खुद की बेटी को तो बड़े घर ब्याह दिया और मेरी बेटी की शादी में सलाह देने लगे। अरे मैं तो तेरे भले के लिए कह रहा था, बाकी तुम्हारी मर्जी। दोनों बहनें सिम्मी के घर जाती है, जहाँ सिम्मी की सास मौसी को देखकर खड़ी हो जाती है। अरे आज दोनों बहनें साथ में, क्या बात है? अरे लीना बोल रही थी क्यों ना राधा की शादी सिम्मी के देवर से कर दे, तो सोचा आपसे बात कर ले लगे हाथ। तभी वहाँ सिम्मी आ जाती है। अरे वाह, हाँ ये रिश्ता तो खूब जमेगा, क्यों मम्मी जी? हाँ, राधा संस्कारी और अच्छी है। वैसे भी दोनों बहनें साथ रहेंगी तो मन भी लगा रहेगा। कोई नई आई तो पता नहीं देवरानी जेठानी में पटे कि ना पटे। बस फिर क्या था, हो जाती है राधा की शादी सिम्मी के देवर से। अब दोनों बहनें बन जाती है देवरानी जेठानी। फिर कुछ समय बाद सिम्मी अपनी माँ के घर आती है। अरे वाह सिम्मी, बड़े दिन बाद आई। लग रहा है राधा और तू माँ के कोई भूल गए हैं। ऐसे राधा के आने के बाद से तेरा तो और मन लग रहा होगा, है ना? सिम्मी तो जैसे इसी सवाल का इंतजार कर रही थी। हाँ हाँ क्यों नहीं। राधा नहीं, वो तो कपिल शर्मा है ना, जो मन लगे रहे सबका। अरे माँ, वो तो बहुत तेज निकली, उसके साथ रह रही हूँ तो पता चल रहा है। क्या बात करिए बेटा, राधा और तेरी तो बहुत बनती थी। बहने हो बेटा तुम दोनों, मौसी की बेटी है तेरी। लेकिन माँ, वो भी तो माने, वो तो रोज मौसी को फोन पर न जाने क्या क्या कहती है। पता है माँ, मौसी ने मुझसे अच्छे से बात करना भी बंद कर दिया है। तभी पिता आ जाते हैं। और करवाओ रिश्तेदारी में शादी, मैं ना कहता था परेशानी होगी। अब लो, बहनों का प्यार भी खत्म हो गया। अरे ये तो लीना को समझना चाहिए ना, कैसे हम लोगों के घर आई थी कि राधा की शादी सिम्मी के घर करवा दो। अरे वो तो मैं ही थी जो उसे लेकर गई थी, आज मेरी बेटी से ही रूखा व्यवहार कर रही है। माँ, राधा तो सारा दिन सोती रहती है, कोई आए जाए कोई भी काम हो सब मेरे सर डाल देती है, खुद कोई काम नहीं करती। ये तो होना ही था। अरे चुप रहिए जी आप तो। हमने तो भोले मन से रिश्तेदारी में शादी की थी। कोई शिकायत हो मेरी बेटी की तो मैं अभी जाकर बात करती हूँ ना सिम्मी की सास से। कोई फायदा नहीं है माँ, वो तो साफ कह देंगी, बहन जी आप ही तो लेकर आई थी रिश्ता, फिर हाँ क्या करोगे? अरे राधा ने तो देवर जी को भी पल्लू से बांध लिया, उसी का नाम लेते रहते हैं हर समय। खैर, सिम्मी माँ के घर रहकर वापस जाने के लिए तैयार होती है कि उसकी सास का फोन आता है। सिम्मी बेटा, वो तो माँ के घर है ना, तो उनको न्योता दे देना कि कल हम लोगों के घर पूजा है तो वो भी आ जाए, और राधा की माँ को भी बोल देना। माँ जी, मौसी को तो आप ही बोल दे,
पता नहीं माँ के कहने पर वो आए कि नहीं। वैसे भी हम लोगों के घर पूजा है तो आप ही उन्हें फोन कीजिए ना। अच्छा, मैं अब घर के लिए निकल रही हूँ। सिम्मी माँ को ससुराल आने का न्योता देकर चली जाती है। अगले रोज सिम्मी की माँ और राधा की माँ यानी कि दोनों बहनें बेटियों के ससुराल जाती तो है, लेकिन अलग अलग। बेटी के ससुराल आई हो, वो भी खाली हाथ। देखो मैंने कितना कुछ खरीदा है राधा के लिए। देखो तुम राधा को समझा लो, सिम्मी की काम में मदद किया करे। वैसे तो कामचोर तुम भी थी, वैसा ही बेटी को भी बना दिया है। सिम्मी को भी तो बोलो बहन है, बहन बनकर रहे। ज्यादा जिठानी बनने की कोशिश करेगी तो राधा को भी सीधा करना आता है। बस राधा की माँ ने ये क्या कहा, सिम्मी की माँ भी लड़ने को तैयार हो जाती है और फिर दोनों जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर लड़ने लगती है। वो भूल जाती है कि वो दोनों ही अपनी बेटियों के ससुराल में खड़ी है। तभी सिम्मी और राधा की सास आ जाती है। अरे अरे क्या हो गया, क्यों लड़ रहे हैं आप लोग? अरे बहन जी, मैंने तो गलती ही कर दी जो राधा के लिए सिम्मी का घर चुना। सिम्मी बड़ी है लेकिन बड़ी की कोई क्वालिटी नहीं है, पूरी माँ पर गई है। फिर क्या, फिर से दोनों लड़ने लगती हैं। हे भगवान, कहीं भी बेटियों की शादी करो लेकिन रिश्तेदारी में ना बना। रिश्तेदारी में शादी करके तो मैं पछता रही हूँ। दोनों बहनें लड़ रही थी और बेचारी सास खड़े होकर सोच रही थी कि गलती इन्होंने की या उसने की। दो रिश्तेदारी की बहनों को अपने बेटों से ब्याह दिया। भाई आपको क्या लगता है, रिश्तेदारी में शादी सही है क्या? रूपा और शेखर सरिता विहार में रहते हैं। वो अपनी जिंदगी में बेहद खुश होते हैं। दोनों का शौर्य नाम का एक बेटा भी होता है, जिस पर दोनों ही अपनी जान छिड़कते हैं। शेखर, अब तो आप शौर्य को अपनी गोद से नीचे उतार दीजिए, उसके सोने का टाइम हो रहा है। नहीं रूपा, इसे मेरे पास ही रहने दो प्लीज। मैं थोड़ी देर में इसे बिस्तर में सुला दूंगा। लेकिन कल सुबह आपकी ऑफिस में मीटिंग भी तो है ना, और इसके लिए आपको कल जल्दी भी तो निकलना होगा। जाइए, आप भी जाकर सो जाइए। क्या यार, अभी तो मेरी गोद में आया था मेरा बेटा और तुम उसे लेकर जा रही हो। बाद में कर लेना अपने बेटे से प्यार, अभी जाकर सो जाइए। रूपा शेखर से शौर्य को ले रही होती है कि तभी शौर्य रोने लगता है। शौर्य को रोता देखकर रूपा उसे फिर से शेखर को थमा देती है। आपका बेटा ना एक नंबर का नौटंकी है, बिल्कुल आप पर गया है वो। साफ बोलो ना, तुम्हें जलन होती है हम दोनों बाप बेटे का प्यार देखकर। पहले बड़ा तो होने दो तुम शौर्य को, फिर देखना वो सबसे ज्यादा मुझे ही प्यार करेगा। देखते हैं। ऐसे ही दिन बीतते चले जाते हैं और एक दिन कैंसर की बीमारी के चलते रूपा की मौत हो जाती है। अब शौर्य 3 साल का हो चुका होता है, जिसके कारण उसकी दादी शेखर पर दूसरी शादी का दबाव बनाने लगती है। शेखर, शौर्य अभी बहुत छोटा है और उसे इस समय एक माँ के प्यार की बहुत जरूरत है। माँ, मुझे दूसरी शादी नहीं करनी। क्या पता जो दूसरी औरत आएगी वो मेरे बेटे को एक माँ का प्यार दे या ना दे। तो रूपा की छोटी बहन वैशाली से ही शादी क्यों नहीं कर लेता? वो तो शौर्य को एक माँ का प्यार पूरा दे सकती है ना। मैंने कहा ना माँ, मुझे दूसरी शादी नहीं करनी, और अपनी ही पत्नी के बहन से तो हरगिज नहीं। ऊपर से अगर रूपा देख रही होगी तो वो क्या सोचेगी? अपने लिए ना सही, लेकिन तुझे शौर्य के लिए तो शादी करनी ही पड़ेगी ना बेटा। शेखर कुछ कहता उससे पहले ही अंजुमन उसे रूपा की कसम दे देती है, जिसके आगे मजबूर होकर शेखर शादी के लिए हामी भर देता है। देखो वैशाली, मैंने तुमसे शादी सिर्फ अपने बच्चे के लिए की है। मैं चाहता हूं कि तुम उसे एक माँ का भरपूर प्यार दो। शौर्य, आपके साथ साथ मेरा भी कुछ लगता है। अगर आप मुझसे शादी नहीं भी करते तब भी मेरा प्यार शौर्य के लिए कभी कम या ज्यादा नहीं होता। शादी के कुछ दिनों बाद ही शेखर की माँ की भी मौत हो जाती है। वैशाली शौर्य को एक माँ से भी बढ़कर प्यार देती है। शौर्य को लेकर वैशाली का यूं निस्वार्थ प्यार देखकर शेखर को भी उससे प्यार हो जाता है और कुछ सालों बाद शेखर और वैशाली का भी लड़का हो जाता है। लेकिन इसके बाद वैशाली का शौर्य को लेकर बर्ताव बदलने लगता है। वैशाली, मैं देख रहा हूं तुम आजकल शौर्य का जरा भी ध्यान नहीं रख रही हो।
मुझे पता नहीं था कि आदित्य के होने के बाद तुम इतना बदल जाओगी। आदित्य मेरा अपना सगा खून है और शौर्य दीदी का, फिर मैं दोनों में अंतर कैसे नहीं करूं? माँ भले ही दोनों के अलग अलग है, लेकिन पिता तो एक है ना। अगर मुझे पहले पता होता कि तुम इतनी जल्दी बदल जाओगी तो मैं कभी तुमसे शादी ही नहीं करता। हाँ तो किसने कहा था आपसे मुझसे शादी करने के लिए? मैं थोड़ी ना आई थी आपके पास, आपकी माँ ही आई थी मेरे घर आपका रिश्ता लेकर। वैशाली, मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। गुस्से में शेखर अपना पैर पटकता हुआ शौर्य को वहां से लेकर चला जाता है। पापा, मम्मा मुझसे प्यार क्यों नहीं करती? क्या मैं उनका सगा बेटा नहीं हूँ इसलिए मुझसे प्यार नहीं करती? मम्मा नहीं करती तो क्या हुआ बेटा, पापा तो करते हैं ना आपसे प्यार। कुछ दिनों के बाद, आज तुझे खाना पीना कुछ नहीं मिलेगा, चल चुपचाप से अपने रूम में जाकर सो जा। माँ, अब भाई को खाना क्यों नहीं दे रही हो? बेटा तू आराम से खाना खा, इस नालायक की चिंता मत कर। एक दिन खाना नहीं खाएगा तो मर नहीं जाएगा ये। अगर भैया नहीं खाएंगे तो मैं भी नहीं खाऊंगा। तू अपने भाई का भक्त क्यों बन रहा है? ये तेरा सौतेला भाई है, सगा नहीं जो तू लक्ष्मण बन रहा है। माँ, आपको इतना भी नहीं मालूम? श्री राम और लक्ष्मण सगे भाई नहीं थे। श्री राम माता कौशल्या और लक्ष्मण माता सुमित्रा की कोख से जन्मे थे। दोनों के सिर्फ पिता एक थे लेकिन माँ अलग थी। मुझे ज्यादा ज्ञान देने की जरूरत नहीं है, ये सतयुग और त्रेता युग नहीं है, समझे? आया बड़ा भाई का चमचा। इतना कहकर वैशाली वहां से चली जाती है, जिसके कुछ टाइम बाद शेखर वहां आता है और आदित्य उसे सारी बात बताता है। मुझे माफ कर दो शौर्य, तुम्हारी माँ के जाने के बाद मुझे दूसरी शादी का फैसला करना ही नहीं चाहिए था। अगर मैं दूसरी शादी नहीं करता तो शायद आज तुम्हारी ये हालत ना होती। नहीं पापा, अगर आप शादी नहीं करते तो मुझे आदित्य जैसा छोटा भाई कभी नहीं मिलता। थैंक यू मुझे इतना अच्छा भाई देने के लिए। तुम दोनों हमेशा ऐसे ही साथ रहना, फिर कोई भी तुम दोनों का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। चलो, मैं तुम दोनों को आइसक्रीम खिला कर लाता हूँ, बहुत भूख लग रही है ना। शेखर शौर्य और आदित्य को आइसक्रीम दिलाने लेकर जाता है। वो दोनों को पार्क में खड़ा करके आइसक्रीम लेने जा ही रहा होता है, तभी तेज रफ्तार से आती हुई एक गाड़ी उसे कुचल देती है और उसी पल शेखर की मौत हो जाती है, जिसके बाद शौर्य की जिंदगी नर्क से भी बदतर हो जाती है। सुन रहे चिरकुट, इस घर के किसी भी सामान को मेरी मर्जी के बगैर हाथ मत लगाना। इन सब पर अब तेरा कोई हक नहीं है, समझा? ठीक है माँ, मैं आपकी इजाजत के बगैर किसी चीज को हाथ नहीं लगाऊंगा। चल जाकर अब पूरे घर की सफाई कर। महज 7 साल का शौर्य वैशाली के कहने पर अपने नन्हे नन्हे हाथों से पूरे घर की सफाई करने लगता है। ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं, लेकिन मासी से माँ बनी वैशाली को उस मासूम से बच्चे पर जरा भी तरस नहीं आता। क्यों शौर्य, ये घर में इतनी गंदगी कैसे हो रही है? ढंग से सफाई नहीं की है क्या तूने? माँ, मैंने तो अच्छे से सफाई की थी, लेकिन आदित्य बार बार इधर उधर चलकर गंदा कर देता है। अच्छा, खुद से एक काम ढंग से नहीं होता और अपनी गलतियों का जिम्मेदार मेरे बेटे को ठहराता है। इतना कहकर वैशाली बांस का डंडा उठाकर शौर्य को जोर जोर से मारने लगती है। तभी वहां वैशाली के मायके वाले भी आ जाते हैं और उसकी सारी करतूतें देख लेते हैं। माँ, मैं ऐसा क्या करूं जिससे आप मुझे भी आदित्य के जितना प्यार करोगी? बोलिए ना माँ, मेरे क्या करने से आपके अंदर मेरे लिए ममता जागेगी? वैशाली शौर्य की एक नहीं सुनती, उसके ऊपर डंडे बरसाती जाती है। हद पार होते देख वैशाली की माँ उसका हाथ पकड़ती है और जोर से उसे थप्पड़ मारती है। यही सब करने के लिए तूने दामाद जी से शादी की थी? हमने सपने में भी तुझसे ऐसी हरकत की उम्मीद नहीं की थी। तू माँ नहीं, माँ के नाम पर एक धब्बा है। बस कीजिए माँ, आदित्य के इस दुनिया में आने से पहले मैंने इसे बहुत प्यार किया था, लेकिन अब जब मेरी खुद की औलाद है तो मैं किसी और के बच्चे से प्यार क्यों करूं? अरे नालायक औरत, जिसे तू किसी और का बच्चा कह रही है वो तेरी खुद की सगी बहन का बच्चा है। बहन है तो क्या हुआ, मेरे अपने बच्चे से बढ़कर तो नहीं हो सकता ना ये कभी। अगर यही बात थी तो तू हमें पहले बता देती, हम शौर्य को अपने साथ ले जाते
उसे इस तरह प्रताड़ित करने की क्या जरूरत थी? अगर आपको लेकर जाना है ना तो ले जाइए इसे, मैं नहीं रोकूंगी। नहीं माँ, मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे आपके साथ ही रहना है। मैं तेरी कोई माँ बाबा नहीं हूँ, तेरी माँ मर चुकी है, समझा? अब निकल जा मेरे घर से। माँ आप बहुत गंदी हो, मुझे भी नहीं रहना आपके साथ, मैं भी भाई के साथ ही जाऊंगा। अरे तू क्यों जाएगा? तू तो मेरा सगा बेटा है, जाने दे इसे। हम यहाँ ऐश से रहेंगे। तुम्हारे पापा बहुत सारी जमीन जायदाद छोड़ गए हैं तुम्हारे लिए। नहीं माँ, मुझे भाई के साथ जाना है। आप अच्छी नहीं हो, आप बहुत बुरी हो, आप भाई को बहुत परेशान करती हो। देख वैशाली, तुझसे ज्यादा समझ तो इस मासूम बच्चे में है। ये तेरे बुरे कर्मों का ही नतीजा है जो आज तेरी सगी औलाद खुद से तुझे ठुकरा रही है। आदित्य, तुझे इस शौर्य ने भड़काया है ना मेरे खिलाफ? नहीं माँ, मुझे किसी ने भड़काया नहीं, पर मैं सब देखता हूँ, सब समझता हूँ। भाई बहुत अच्छा है, वो आपकी जैसा नहीं है। चलिए नानी। इतना कहकर वैशाली के मायके वाले आदित्य और शौर्य को अपने साथ ले जाते हैं और इस तरह वैशाली बड़े से घर में अकेली पड़ जाती है। दो बेटों के होते हुए भी आज उसे माँ कहकर बुलाने वाला कोई नहीं होता। अरे भाई, भाभी के फोन पे फोन आ रहे हैं और तू बस फोन काट कर हमारे साथ बातों में लगा हुआ है। भाई क्यों नहीं उठाता फोन भाभी का? अरे यार, अब मेरे बर्दाश्त की हद पार हो गई है। पता नहीं किस घड़ी में मैंने शादी करने के लिए यहाँ बोल दी थी। अरे मेरी जिंदगी की वाट लगा कर रख दी तेरी भाभी ने। तेरा मतलब क्या है? तू भाभी के साथ खुश नहीं है क्या? अरे भाई, तेरी भाभी के साथ मैं तो बहुत खुश हूँ, लेकिन मेरी माँ उसके साथ खुश नहीं है। मेरा घर ना अखाड़ा बन गया है, अखाड़ा, जहाँ दिन भर ये दोनों सास बहू दांव पेच खेल कर एक दूसरे को पटखनी देने के तरीके सोचती रहती हैं। अरे भाई, ये क्या बोल दिया तूने? सेम यही स्टोरी मेरे घर में चल रही है। माँ मेरी बीवी को देखना नहीं चाहती और बीवी माँ को। सांप और नेवले जैसा हाल है दोनों का। ऋषि भाई, जतिन की अभी शादी नहीं हुई है ना, इसलिए ये अभी हमारा दर्द नहीं समझ सकता। जब तक ये शादी का लड्डू खा ना ले, इसका स्वाद ललचाता ही रहता है, और खाने के बाद बंदा जीवन भर यही सोचता है, मैंने ये लड्डू चखा तो क्यों चखा। हाँ, खुद तो दोनों शादी करके बैठे हुए हो और मुझे ज्ञान दे रहे हो कि मैं शादी ना करूं। देख भाई, तू कुएं में कूद जा, मैं तुझे नहीं रोकूंगा, लेकिन शादी मत करना मेरे भाई, शादी मत करना। जिंदगी की वाट लग जाती है, ना हंसा जाता है ना रोया। बीवी की मानो तो माँ ताने देती है, माँ की सुनो तो बीवी मुंह फुला लेती है। अरे यार, अपने ही घर में बंदा हंसना भूल जाता है। दोस्तों की बात सुनकर मनीष वाकई में बहुत परेशान हो गया था, क्योंकि वो अक्सर अपने दोस्तों से सास बहू के झगड़े की कहानियां सुनता रहता था। मनीष एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, एक बड़ी कंपनी में अच्छे पद पर नौकरी भी कर रहा था और अपने माता पिता का इकलौता बेटा था। शादी की उम्र हो गई थी, इसलिए घर वाले शादी के लिए दबाव डाल रहे थे। मनीष बेटा, इतने रिश्ते आ रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आता रिश्तेदारों को क्या कहकर मना करूं। तेरी ताई जी तो कब से मुंह बनाए बैठी है कि पता नहीं हमें उनकी बताई लड़की से अपने बेटे की शादी करने में क्या एतराज है। अब बताओ क्या जवाब दे? यही कि हमारा बेटा ब्रह्मचारी बनकर रहना चाहता है, वो शादी नहीं करेगा। अरे मम्मी, मेरी शादी की चिंता में ताई जी क्यों घुली जा रही है? आप उनको बोल दो कि जब मेरा मन करेगा तब मैं शादी कर लूंगा। अरे अभी मेरी इच्छा नहीं है तो कोई जबरदस्ती है क्या? ठीक कहती थी तुम्हारी दादी कि एक लड़का और पैदा कर लो। अगर आगे चलकर औलाद निकम्मी निकल जाए तो माँ बाप का समाज में उठना बैठना दुश्वार हो जाता है। अरे कितनी उम्मीदें लगाई थी कि बेटे की शादी करके बहू लाऊंगी और अपने सारे अरमान पूरे करूंगी। मुझे क्या पता था कि मेरा नालायक बेटा शादी करने के लिए तैयार ही नहीं होगा। मुझे तो लग रहा है कि ऐसे ही अरमान अपने दिल में दबा कर ही मुझे दुनिया से विदा लेना पड़ेगा। आपको पता है ना मम्मी, मुझे ये सब इमोशनल ड्रामा एकदम पसंद नहीं है, लेकिन आपको अच्छे से पता है ये आपका आखिरी तीर होता है और जो हमेशा निशाने पर ही लगता है। इसीलिए आप हर बार यही पत्ते फेंक कर बाजी जीत लेती हैं। पहले तो आप लोग रोना धोना मचाकर बेटों की शादी करवा देती हो और फिर उसके बाद जब बहू आती है तो उसका जीना हराम कर देती हो। बहू को सताने के अरमान रहते हैं क्या आपके मन में? देख लो, कलयुग आ गया बिल्कुल। अरे बेशर्म है एकदम ये लड़का। अपनी माँ से इस तरह बात करती हुई शर्म नहीं आ रही तुझे? मैं कोई चुड़ैल डायन हूँ क्या जो तेरी बीवी को आते ही खा जाऊंगी?
अरे इतने लाड़ से रखूंगी ना अपनी बहू को कि 4 लोग देखेंगे तो चक्कर खा जाएंगे कि ये माँ बेटी जा रही है या सास बहू। मम्मी मुझे नहीं करनी शादी, आपको समझ में क्यों नहीं आता? अरे बेटा, अगर तुझे कोई और लड़की पसंद है तो बता दे, मैं तो उसमें भी राजी हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बस तू मेरी बहू को ले आ। अब मैं खूब समझता हूँ मम्मी, पहले तो आप लोग सीना तान कर बहू को लेकर आते हैं और फिर 4 दिन बीतते नहीं कि उसकी हर बात में खराबी नजर आने लगती है। और अपने दोस्तों की कहानियां सुन सुनकर बहुत एक्सपीरियंस हो गया है मुझे, इसीलिए मैं उस इमोशनल ड्रामे में फंसने वाला नहीं हूँ। मनीष अपनी शादी को टालने की जितनी कोशिश कर रहा था, उसकी माँ उतनी ही शिद्दत से उसके पीछे पड़ी हुई थी। लगता है मम्मी ऐसे नहीं मानने वाली, मुझे इस प्रॉब्लम का कुछ परमानेंट सॉल्यूशन ढूंढना ही पड़ेगा। क्यों ना मैं एक ऐसा रोबोट बनाऊं जिसे देखकर माँ की बहू वाली कमी भी पूरी हो जाए और मुझे भी इस शादी के झमेले में फंसना ना पड़े। और सबसे बड़ी बात, रोबोट होगा तो उसकी प्रोग्रामिंग मैं अपने हिसाब से कर सकता हूँ। मैं अपने रोबोट की प्रोग्रामिंग ही ऐसी करूँगा कि उसमें सास बहू की लड़ाई वाला कोई प्रोग्राम ही नहीं होगा, इसलिए लड़ाई होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। मनीष को अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तो मिल गया था, लेकिन एक बहू जैसा रोबोट बनाना इतना आसान काम नहीं है। महीनों की मशक्कत के बाद आखिर मनीष एक रोबोट बनाने में कामयाब हो जाता है और उसे लेकर अपनी माँ के पास जाता है। मम्मी आप कहती थी ना, अगर मुझे कोई लड़की पसंद है तो मैं उसे ले आऊं, अब आपको उससे कोई दिक्कत नहीं होगी तो ठीक है, आज मैं आपको उस लड़की से मिलवाने वाला हूँ जिससे मैं प्यार करता हूँ। सच में बेटा? अरे काली गोरी छोटी मोटी जैसी भी होगी ना, मुझे सब पसंद है, बस बेटा तू शादी कर ले। मम्मी आप नाराज मत होना, लेकिन मैंने और कीर्ति ने पहले ही मंदिर में शादी कर ली है, आज से कीर्ति आपकी बहू है। अरे बेटा, ऐसे घर से भागकर शादी करने की क्या जरूरत थी? मैं तो कब से तेरे पीछे पड़ी हूँ कि तू शादी कर ले। तू एक बार कह कर तो देखता बेटा, मैं तो खुशी खुशी तेरी शादी तेरी ही पसंद की लड़की से करवा देती। चल कोई बात नहीं, अब जब तूने शादी कर ही ली है तो कोई कुछ नहीं कर सकता। अरे तू बहू को लेकर अंदर तो आ, उसे बाहर क्यों खड़ा कर रखा है? मैं आरती की थाली लेकर आती हूँ। शशि आरती की थाली लेकर आती है और अपनी बहू कीर्ति का कुमकुम लगाकर स्वागत करती है और बड़े ही प्यार से उसे घर के अंदर लेकर जाती है। ऐसे तो कोई तू होर की परी भी नहीं है, ऐसे कैसे तुझ पे इतना लट्टू हो गया कि मंदिर में शादी करके तुझे घर ले आया? आपने बिल्कुल ठीक कहा मम्मी जी, मैं कोई हुर की परी नहीं हूँ, मैं तो कीर्ति हूँ। हाइट 5 फुट 2 इंच, रंग गेहुआ। और हाँ, मैं मनीष जितनी खूबसूरत भी नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मनीष ने मुझसे शादी कर ली। अरे बड़ी खुशी खुशी अपने मुंह से अपनी बुराई कर रही है, किस मिट्टी की बनी है ये लड़की? अब तो बहू बनकर तो आ गई है, लेकिन ये बता घर के काम करने आते हैं या नहीं? मैं सब काम कर दूंगी, आप दिन को अगर रात कहेंगी तो मैं रात कह दूंगी मम्मी जी। हैं? इसे तो मेरी कोई बात बुरी ही नहीं लग रही, लगता है अच्छे से सिखा पढ़ा कर लाया है मनीष। कोई बात नहीं, मैंने भी इसे इसके असली रूप में ना ला दिया तो कहना। अगले दिन, अच्छा कीर्ति बेटा ऐसा करना, पहले पूरे घर की सफाई कर दे, उसके बाद नाश्ता बना देना, और हाँ टेरेस और सीढ़ियां भी ना रगड़ रगड़ कर साफ करनी है। ठीक है, सब हो जाएगा मम्मी जी। थोड़ी देर बाद, सब काम हो गया है, और कोई काम हो तो बता दीजिए ना मम्मी जी। क्या तूने सब काम कर भी दिया? अरे कोई भूत भूत है क्या तू? इतना बड़ा 2 मंजिला घर तूने 15 मिनट में साफ कर दिया? मैंने सब काम कर दिया है, आपको यकीन ना हो तो आप जाकर चेक कर लीजिए, सब कुछ बिल्कुल चकाचक हो गया है मम्मी जी। मैंने तुझे कहा था ना कि सफाई हो जाए तो नाश्ता बना लेना। यहाँ खड़े होकर मेरा दिमाग क्यों चाट रही है? फिर जा जाकर नाश्ता बना, मुझे जोर की भूख लग रही है। नाश्ते में क्या बनाना है ये तो आपने बताया ही नहीं मम्मी जी। अरे जो तुझे आता है वो बना ले, पूछ तो ऐसे रही है जैसे 56 भोग बनाने आते हैं तुझे। 56 नहीं, 105 तरह के बनाने आते हैं मम्मी जी। क्या 105 तरह के? अरे किसी होटल से भागी हुई शेफ है क्या तू? 105 तरह के? मुझे तो लग रहा है कि कोई होटल का शेफ भी बनाना नहीं जानता होगा। आपने बताया नहीं आप नाश्ते में क्या खाएंगी मम्मी जी। अरे बेटा, काम ना करके सास को परेशान करने वाली तो मैंने बहुत सी बहुएं देखी हैं, तू पहली बहू है जो काम कर करके मुझे परेशान कर रही है। अरे कुछ भी बना ला बेटा, मुझे तो घबराहट सी हो रही है तेरे तेवर देखकर। ठीक है, जैसा आप कहें मम्मी जी।
हे भगवान, ये बहू है या उल्टे पैर वाली भूतनी। काम का नाम लेते ही काम निपटाकर फिर मेरे सामने आकर खड़ी हो जाती है। अरे ऐसी कौन सी बहू होती है। कुछ देर बाद, आपके लिए नाश्ता बनकर तैयार हो गया है मम्मी जी। मनीष ने कहा था आपको आलू के पराठे, पनीर के पकौड़े और इडली सांभर बहुत पसंद है, इसलिए मैंने आपके लिए सब कुछ बना दिया है मम्मी जी। क्या कहा? सब कुछ बना लाई तू एक साथ? जी मम्मी जी, अब क्या करना है बताइए मम्मी जी। देख बेटा, अब तू जाकर अपने कमरे में बैठ जा। तू ऐसे सर पर खड़ी रहेगी ना तो मुझसे खाया भी नहीं जाएगा। मम्मी जी कहकर दिमाग हिलाकर रख दिया इसने मेरा। ठीक है, जैसा आप कहीं मम्मी जी। धीरे धीरे दिन बीतते जा रहे थे। शशि चाहे बहू कीर्ति को जितना भी काम बता दे, उसके माथे पर जरा सी भी शिकन ना आती। जिन बातों पर अक्सर घरों में महाभारत छिड़ जाया करती है, उन बातों को भी कीर्ति मुस्कुराकर सुन लेती और अपने काम में लगी रहती। एक दिन, और बताओ मम्मी, क्या हो रहा है? आपकी बहू आपके साथ अच्छे से तो रहती है ना? क्या बात है, आप खुश नहीं लग रही हैं? पहले कहती थी शादी कर ले तो मुझे खुशी मिलेगी। अब मैं शादी करके बहू ले आया तो भी आपकी शक्ल पर 12 बजे हुए हैं। अरे बेटा, तूने शादी से पहले पता किया था कुछ इसके बारे में? पक्का लड़की ही है ना ये? कोई चुड़ैल वुड़ैल तो नहीं है? अरे मम्मी, बस शादी को कुछ दिन हुए नहीं, क्या आ गई आप अपने सास वाले रवैये पर? कल तक तो कहती थी काली गोरी छोटी मोटी कैसी भी ले आ, और अब मैं इतनी सुंदर सर्वगुण संपन्न बहू लेकर आया हूं तो वो भी आपको चुड़ैल नजर आ रही है। अरे बेटा, मेरा वो मतलब नहीं है। इतना तो मैं यकीन से कह सकती हूँ कि ये लड़की इंसान तो पक्का नहीं है। अरे कोई लड़की इतनी जल्दी इतना सारा काम कर ही नहीं सकती। इससे दिन के 8 घंटे भी काम करा लो तो इसके माथे पर शिकन नहीं आती, और हर बार आकर यही पूछती है और कोई काम है क्या मम्मी जी? अच्छा, तो वो बिना नकुर किए आपके बताए सारे काम कर रही है, तो मतलब वो इंसान नहीं भूत प्रेत है, यही ना? अरे बेटा, उसमें बहू वाले कोई लक्षण ही नहीं है। मैं उसे चाहे जितना उकसा लूं, उस पर रत्ती भर भी असर नहीं होता। अरे ऐसी भी कहीं बहुएं होती है क्या? अब मुझे सब कुछ समझ में आ रहा है। मतलब यह है कि आपके अंदर की माँ बहू को प्यार करते करते थक गई है, इसलिए अब आपके अंदर की सास बाहर आना चाहती हैं। चूंकि कीर्ति आपको सास बनने का और घर में कलेश करने का मौका नहीं दे रही, तो आपकी ईगो हर्ट हो रही है। सही कहा ना? राम राम राम, देखो तो क्या जमाना आ गया है। आजकल के बेटे तो माँ को ही गलत ठहराने पर तुले हैं। अरे बेटा, अभी शादी को चंद दिन हुए हैं और तूने अपने सुर बदल लिए। अब चाहती क्या हो माँ? अगर बहू काम करने से इनकार कर दे तो आप कहेंगी बहू कामचोर है। अगर वो कहती है मैं काम करके थक गई, तो आप कहती जरा सा काम करके थक जाती है, बहू के अंदर जरा सा भी दम नहीं है। अब वो बेचारी भाग भाग कर आपका हुक्म बजा रही है, तो आप कह रही है कि वो इंसान नहीं है। अरे माँ, आपको तो सासों की कम्युनिटी का सरदार होना चाहिए। मतलब आपके अंदर तो सही और अच्छे गुणों को भी अवगुण बनाने की विशेष कला दी है भगवान ने। अरे लेकिन बेटा, रहने दो माँ। आपको नहीं लगता कि आपको उसकी तारीफ करनी चाहिए थी कि आपके कहने से पहले वो आपकी पसंद के तरह तरह के पकवान बनाकर टेबल पर सजा देती है, आपका घर शीशे की तरह चमका कर रखती है, आपकी हाँ में हाँ मिलाती है? बात तो तेरी सही है बेटा, शायद मैं कुछ ज्यादा ही सोच रही थी। अच्छा ठीक है, तू जाकर अपने कमरे में आराम कर ले। हे भगवान, आज तो मैंने सब संभाल लिया, लेकिन लगता है कीर्ति की आउटपुट स्पीड कम करनी पड़ेगी। अगर वो इसी स्पीड से काम करेगी तो आज नहीं तो कल मम्मी को उस पर शक हो जाएगा। मनीष कमरे में जाकर कीर्ति की आउटपुट स्पीड को थोड़ा कम कर देता है ताकि उसकी स्पीड ह्यूमन स्पीड से मैच करने लगे। अगले दिन, बेटा, ये कॉलोनी में जो किटी होती है ना, उसका एनुअल सेलिब्रेशन है, तेरे लिए इनविटेशन आया है। एक्चुअल में हमारी सोसाइटी में सास की किट्टी अलग होती है और बहू की अलग। अब तू भी आ गई है तो तू भी ज्वाइन कर ले बहुओं वाला ग्रुप। ठीक है मम्मी जी, किटी पार्टी में। अरे यार, मेरी सास ने तो मेरा जीवन दुश्वार करके रख दिया है। मैं उनके लिए चाहे जितना भी कर लूं, उनको कभी संतोष नहीं होता। अब तो मैंने भी जवाब देना सीख लिया है। आखिर कोई कब तक बर्दाश्त करे। बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम सोनल। मेरी सास को भी ना बहुत शौक था मुझसे काम करवाने का। शुरू में तो मैं दिन भर काम में लगी रहती थी, कभी सफाई करती, कभी उनकी पसंद का खाना बनाती। लेकिन क्या बताऊं, मेरी सास का मुंह टेढ़ा ही रहता। फिर तो मैंने सीख लिया, एक कान से बातें सुनकर दूसरे कान से कैसे निकाली जाती है।
अरे यार, हमारी शादियों को तो सालों बीत गए हैं और हम पके चावल होकर ढीठ बन चुके हैं। नई नई शादी तो कीर्ति की हुई है, इसके घर में जरूर रोज नए नए धमाके हो रहे होंगे। मेरे घर में तो अभी तक कोई धमाका नहीं हुआ। मतलब तुम्हारी इतने महीनों की शादी में अभी तक तुम्हारी सास के साथ कोई लड़ाई झगड़ा या बहस नहीं हुई? नहीं, बहस क्यों होगी? सास की हर बात खुशी खुशी माननी चाहिए। अरे क्यों माननी है भाई सास की हर बात? सास कोई भगवान थोड़ी ना है भाई। क्यों हमारे जैसी बहुओं का जीना मुश्किल करना चाहती हो तुम? सीधी सी बात सुनो, सास अगर ज्यादा बोले ना तो बहू को सास की बोलती बंद कर देनी चाहिए। अरे कोई जरूरत नहीं है सास की जी हजूरी करने की। 2 बार जवाब दे दोगी ना तो सास अपने आप लाइन पर आ जाएगी। किट्टी पार्टी में होती बातें धीरे धीरे कीर्ति की मेमोरी में फीड होती जा रही थी। कुछ देर बाद पार्टी खत्म हो गई थी, लेकिन पार्टी में सुनी बातों के कारण हमारी आदर्श रोबोट बहू कीर्ति का डेटा करप्ट हो गया था। अब वो अपने फीड डेटा और पार्टी में सेव्ड डेटा को एनालिसिस करके सवालों के नए जवाब ढूंढ रही थी। अगले दिन, कीर्ति सुबह के 6 बज रहे हैं, तो अभी तक उठी नहीं? अरे भाई आओ, आकर चाय बना दो, या आज ऐसे ही बैठे रहे हम? 1 कप चाय बनाने से हाथों में दर्द नहीं होता, रसोई में जाकर खुद बना लीजिए मम्मी जी। क्या कहा? मुझे उल्टा जवाब दिया तूने? तेरी इतनी हिम्मत? मैं तो 9 बजे से पहले उठने वाली नहीं हूँ। जिसको जो बिगाड़ना हो बिगाड़ लेना। ए मनीष, मनीष देख रहे तू अपनी बीवी के रंग? बस 4 दिन की चांदनी थी, आ गई ना अपनी औकात पर। ये बहुत जी मम्मी जी कहकर मेरे आगे पीछे घूमती रहती थी, और आज मैंने जरा सी 1 कप चाय क्या मांग ली, सीधा बदतमीजी पर उतर आई। ये क्या बोल रही हो मम्मी? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। कीर्ति आपसे ऊंची आवाज में बात कर जाए, ये पॉसिबल ही नहीं है। अच्छा, मैं झूठ बोल रही हूँ क्या? अच्छा मम्मी आप जाओ, मैं इसे समझाता हूँ। शशि के जाने के बाद, ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने तो इसकी प्रोग्रामिंग ही ऐसी कर रखी है कि ये झगड़ा कर ही नहीं सकती। फिर इसे क्या हो गया? मनीष कीर्ति की मेमोरी को रिफ्रेश करके थोड़ी देर में बाहर आ जाता है। अरे ये क्या कपड़े पहन रखे हैं? आज से तुझे रोज बस साड़ी ही पहननी है। अच्छे घर की बहुएं ऐसे कपड़े पहनती है क्या? और सुबह जल्दी उठने की आदत डाल ले। सुबह जल्दी उठकर मंदिर में दीपक जलाने के बाद ही घर में कोई भी काम करना। मेरा मन जो करेगा मैं वो पहनूंगी। आपको साड़ी ज्यादा पसंद है तो आप पहनो। मुझे ये सब बताने की जरूरत मत करना। मैं कुछ कह नहीं रही हूँ तो क्या आप बोलती चली जाएंगी? अरे थक गई हूँ आपकी बातें सुन सुनकर। कभी कहती हो खाना बनाओ, कभी चाय बनाओ, कभी साड़ी पहनो, कभी जल्दी उठो। बहुत बोल लिया आपने, अब बस। कीर्ति ये क्या कर रही हो तुम? ये कैसी बात कर रही हो? चलो अंदर। तू चुप रहे मम्मी की चमगादड़, बोलना मत, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कीर्ति की बात सुनकर बेचारा मनीष गहरे सदमे में पहुंच गया था और उसे समझ में आ गया था कि सास बहू का रिश्ता ऐसा है कि उसके सामने इंसान तो क्या, रोबोट भी अपनी प्रोग्रामिंग भूल सकता है।